हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, हम लोग घटना चक्र 2023 का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम लोग इस सीरीज में पूरा साथियों 2022 तक के जितना प्रश्न है साथियों, लगभग 1992 से लेकर साथियों 2022 तक के जितने प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, सारा का सारा हम लोग साथियों तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ अध्ययन कर रहे हैं। और यह साथियों आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाले ऐसे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर साथियों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथियों, इस क्रम में हम लोग हिस्ट्री का क्लास रेगुलर ले रहे हैं साथियों, जिसमें हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक क्लास लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में साथियों हम सामान्य ज्ञान अर्थात साइंस का सेगमेंट भी ले रहे हैं साथियों, क्योंकि आप लोग देखे होंगे पिछले बार 68 वाले पेपर को आप लोग देखे होंगे, तो साथियों सामान्य ज्ञान साइंस का जो वेटेज था वो कहीं ना कहीं अलग ही इसका लेवल था। तो इसी क्रम में साथियों हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को हम लगभग सितंबर में आपका पेपर होने वाला, उससे पहले सामान्य ज्ञान का एक बेहतर समझ दे दें, यही मेरा प्रयास है। साथियों, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि रेगुलर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ वगैरह वहीं पे मिलता रहेगा साथियों। तो आप इस चैनल का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में लाइट चैप्टर से पूरी अध्ययन कर चुके थे साथियों। लगभग 100 प्रश्नों का हम लोग श्रृंखला उसमें अध्ययन किए हैं। आज जो चैप्टर है साथियों वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो भी है साथियों। हम लोग पूरा सामान्य ज्ञान का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आपको पहले ही बता दें। हम जो कर रहे हैं साथियों कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को हम देखे हैं और उसमें सबसे अधिक अंडरलाइन किए हैं साथियों कि सबसे अधिक किस किस चैप्टर से साइंस में पूछे जाते हैं। उसी चैप्टर को हम आपको दोहरा रहे हैं साथियों, करवा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, आज का ये चैप्टर तरंग और तरंग गति पे है साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आप कभी भी किसी भी पेपर को उठाकर देख लें, बीपीएससी का, यूपीपीएससी का या फिर साथियों जेपीएससी का, और देख सकते हैं साथियों उत्तराखंड का पीसीएस का भी यह क्वेश्चन है। तो आप विथ प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी क्रम में हम आपको प्रश्न उठाकर दे रहे हैं साथियों। बस रिवीजन करना है, आपको क्लास में बैठे रहना है। चलिए, कह रहा है प्रश्न नंबर पहला साथियों, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? साथियों, यांत्रिक तरंग आपका ध्वनि तरंग हो जाएगा। थोड़ा सा इन तथ्यों की हम लोग बात कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में चीज़ आएगा। तो देखिए साथियों, उपयुक्त विकल्पों में से ध्वनि तरंग साउंड वेव यांत्रिक तरंगों मैकेनिकल वेव्स है, जबकि रेडियो तरंग एक्स तरंग तथा प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साथियों, याद रखेंगे इस चीज़ को। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है। साथियों, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, समझ गए क्या है? आगे चलते हैं। तो कह रहा साथियों, यांत्रिक तरंग माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का क्या होता है साथियों, संचरण करती है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है, यह भी बताया जा रहा है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है कौन सा है साथियों? इसका सही हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा तथ्यों को समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग का अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं साथियों। कोई दिक्कत? डिफिनेशन आपको यहाँ पे मिल गया। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग के क्या होती है साथियों? ही होती है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंग ही अनुदैर्घ्य तरंग होती है, याद रखिएगा साथियों। यह भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद कह रहा है आपका नेक्स्ट प्रश्न वह है साथियों कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का
उदाहरण नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पाराध्वनि की तरंग। पाराध्वनि की तरंग साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो रहा है। थोड़ा तथ्यों को ध्यान दीजिएगा। तो साथियों कह रहा है कि ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति श्रवित रेंज की उच्च सीमा से अधिक, लगभग साथियों याद रखिएगा उच्च सीमा से अधिक होती है, उन्हें अल्ट्रासोनिक या फिर साथियों सुपरसोनिक तरंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक इस तरह सा, तो याद होगा साथियों। ठीक है, गामा किरण, एक्स किरण तथा पराबैंगनी किरण तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आते हैं। और ये याद रखिएगा साथियों, आपसे मिलन करने के लिए पूछ सकता है कि कौन कौन सा, आपसे पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयमन मंडल के होती है साथियों, याद रखेंगे। चलिए थोड़ा तथ्यों को देख लेते हैं। तो कह रहा साथियों दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयमन मंडल लोनोस्फीयर से परावर्तित होती है साथियों, और यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होती है। यह भी आप सभी को याद रखना होगा। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न आपका, वह कह रहा है कि वेतार के तार संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर सी, आइनोस्फीयर द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए कहता है नेक्स्ट प्रश्न आपसे कि रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? साथियों इसका सही आंसर हो रहा है आपका आयमन मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको इस सीरीज का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा साथियों। यह हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि साथियों किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या फिर कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, अगर आप उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक पे कमांड बना लेते हैं, आप उस एग्ज़ाम के लगभग 10 से 12-15 वर्षों के क्वेश्चन को अपने दिमाग में हटा लेते हैं, फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है साथियों जिसमें एग्ज़ाम में प्रश्न को दोहराया नहीं जाता हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस उतना ही सीमित रहता है, बुक उतना ही सीमित रहता है, और साथियों आयोग को उसी में से प्रश्न भी उठाना रहता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट आप लोग स्टडी करा करें तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। ठीक है, थ्योरी पे भी हम लोग कंसंट्रेट बनाए रखेंगे, सारे चीज़ों को हम लोग थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट साथियों पीटी को निकालने के लिए। और आप सभी को पता होगा कि 2023 वाला जो होगा एग्ज़ाम आपका बीपीएससी का, वो कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया साथियों, जिसमें कई प्रकार के आपको सम्मिलित रहेंगे एग्ज़ाम। तो थोड़ा सा टफ और भी फाइट ज़्यादा हो जाएगा साथियों और लोगों से, तो याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग इस चैनल पर बने रहें रेगुलर। यहाँ पे आप सभी के बेहतरी के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से क्लासेस ली जाएगी साथियों, यकीन मानिए मेरा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो रहा है ध्वनि। ठीक है, चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा साथियों। कह रहा है ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन साथियों ध्वनि तरंग निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती, यह भी आपको याद रखना होगा। यही कारण है साथियों कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंग का संचरण नहीं होता है तथा वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इन चीज़ों को, यहाँ बताया जा रहा है। तरंग संचरण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो पूछेगा आपसे, तो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य, इस चीज़ को याद रखेंगे साथियों। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, यह भी आप याद रखेंगे। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इस चीज़ को भी आप लोग अनुभव कर सकते हैं। कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें हैं क्या वो आवेशित कण है या फिर साथियों वह क्या है? आगे हम लोग देखते हैं क्या वो अनावेशित कण है। आवेशित तथा अनावेशित दोनों को सही
हो सकती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही आंसर हो रहा है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, आवेशित कण है। इस चीज़ को याद रखिएगा। साथियों थोड़ा सा तथ्यों पे ध्यान दीजिएगा। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि क्या कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय का भाग है, तो याद रखिएगा साथियों नहीं है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति के गमन करते हैं। याद रखेंगे इन बातों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा साथियों आपके सामने इस प्रकार कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए है वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, बी उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, सी साथियों वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, या फिर डी वे सूर्य से उत्पन्न होती है। साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिख रहा होगा। साथियों वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष तरंगों के रूप में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग फैक्ट को जान लीजिएगा साथियों कि परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF जिसे कहते हैं कि तरंगे साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। साथियों इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में विद्युत उच्च आवृत्ति वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF की तरंगों तथा सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव का भी संचरण किया जाता है। यह भी याद रखेंगे। साथियों एक आपको बातें बता देते हैं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे, क्योंकि अब BPSC से कोई भी अपेक्षा रखना बेकार है साथियों, और आपसे वह कुछ भी पूछ सकती है। इसलिए हर कदम आप तैयार रहेंगे, यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए कह रहा है साथियों नेक्स्ट आपका कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रेट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ध्यान रखिएगा साथियों तरंग दैर्घ्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं साथियों आप लोग। चलिए तथ्यों की ओर हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पे आपका तथ्य भी है। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन से ज़्यादा तथ्यों से ही आपको फायदा होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा, माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कोई दिक्कत, आपसे पूछा जाएगा वेवलेंथ किसे कहते हैं, व्हाट इज वेवलेंथ, तो आप अब समझा पाओगे। यह दो उत्तरोत्तर श्रृंखला अथवा दो उत्तरोत्तर गत के बीच की दूरी होती है। साथियों याद रखना होगा इस चीज़ को आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है साथियों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है क्या। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए साथियों थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो साथियों आगे कुछ इम्पॉर्टेंट है तथ्य जो कि हम लोग जान लेते हैं। साथियों वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1 होता है। साथियों यह भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं साथियों कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों प्रयोग में लाने वाला वह चीज़ है एक्स किरणें। इस चीज़ को याद रखिएगा आप सभी। चलिए जान लेते हैं तथ्यों को कि क्रिस्टल की साथियों या गणित विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है। ठीक है, जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है और एक्स किरणें के विकिरण द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा साथियों। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए साथियों आप लोग, तो आप सभी से बहुत ही ज़्यादा आप सभी का
कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा कि सेशन को शेयर कर देंगे तो साथियों कहीं ना कहीं एक तरह से हेल्प मेरा भी आप कर दोगे। साथियों सेशन को शेयर जरा करते चले। कह रहे हैं प्रश्न साथियों नेक्स्ट कि एक राडार जो शत्रु के वायु यान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है, क्या है साथियों? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियो तरंग। याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा तथ्यों को। साथियों रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों विशेषतर रेडियो तरंगे की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तु की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जाता है। ठीक है साथियों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि साथियों रडार क्या है, तो याद रखेंगे रडार क्या होता है साथियों, या फिर रेडियो तरंगे क्या होती है, तो आप इस चीज़ को अब एक्सप्लेन कर पाएंगे, यह आपसे 100% उम्मीद कर सकते हैं। और साथियों नेक्स्ट कह रहा है कि जब समताप मंडल में ओजोन का अपव्यय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁷ m। याद रखिएगा साथियों इन चीज़ों को। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा चीज़ों को। तो कह रहा साथियों पराबैंगनी विकिरण को उसकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है UV-A विकिरण। इन विकिरणों की तरंग दैर्घ्य 320 माइनस क्या होता है साथियों 400 nm होता है। एनएम का मतलब क्या होता है, तो नैनोमीटर होता है साथियों। इस चीज़ को आपको कई बार बता दिए गए हैं साथियों। ये होता है, याद रखिएगा। यह विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है साथियों और पृथ्वी की सतह तक आसानी से पहुंच पाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं साथियों UVB। यह क्या होता है साथियों, तो यह 280 से 320 nm की तरंग दैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है, परंतु साथियों इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंच ही जाती है। यह भी आप कथन को याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों UVC विकिरण, जो हम लोग समझ लेते हैं साथियों। चलिए इसको जान लेते हैं। तो 100 से 280 nm की तरंग दैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है, यह जान लीजिएगा आप लोग। समता मंडल में ओजोन का अपक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल का पतित किरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होती है साथियों, तो 100 nm हो जाती है। याद रखेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात किया जाए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है, आप लोग देखिए साथियों। कह रहा है आपका नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका उपरोक्त तरंग होगा साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तथ्यों की अगर बात किया जाए तो उपरोक्त तरंग इंफ्रारेड वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है साथियों, और इनकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ दृष्टि प्रकार से अधिक होती है, यह भी आप लोग याद रखेगा। इनका प्रयोग साथियों लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिक द्वारा किया जाता है साथियों। और आप लोग देखते होंगे सैनिकों के पास ऐसे ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी सीमा की आवृत्ति होती है साथियों, उसका सीमा का आवृत्ति होता है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर साथियों 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कुछ कथन भी है, उसको भी जान लेते हैं। तो साथियों माइक्रोवेव एक सी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज़ तथा 300 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। याद रखिएगा साथियों, ठीक है, के मध्य होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अलग अलग स्रोत विभिन्न आवृत्ति रेंज को माइक्रोवेव के रूप में परिभाषित करती है, लेकिन साथियों उपयुक्त व्यापक परिभाषा साथियों UHF तथा EHF मिलीमीटर वेव दोनों वेडों को क्या करती है, शामिल करती है। यह भी कथन आपको याद रखना होगा। अतः हम कह सकते हैं साथियों कि सर्वाधिक उपयुक्त
उत्तर विकल्प बी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है साथियों कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो रहा है आपका माइक्रोवेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो रहा है। इस चीज़ को याद रखेंगे, दूर संचार में सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। इस कथन को आप याद रखिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए कह रहा है साथियों नेक्स्ट प्रश्न, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्या होता है साथियों? तो इसका क्यों क्या होता है? क्या वह एंटीना छोटा होता है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित करते हैं, या फिर साथियों वर्षा की वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित करती है। नेक्स्ट है कि साथियों वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। कौन सा कथन सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कथन नंबर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी, अर्थात तीनों कथन क्या है आपका सही है। ए 1, 2 और 3 तीनों क्या है साथियों सही है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बात किया जाए तो कुछ तथ्य हैं जिन्हें भी हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बरसात में रेडियो तरंग वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप में या पूर्णतः उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह भी आप लोगों को याद रखना होगा। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम होती है, अतः इस कारण से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। साथियों याद रखेंगे, वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाता है, जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा कि वर्षा में जब हम लोग छत पे एंटीना को इस ओर से उस ओर करते रहते हैं तो उस समय हम लोगों को याद रखना होगा कि वह कारण क्या होता है, तो यही कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट कह रहा है FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का प्रसार होता है, कौन सा सही होगा साथियों? तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है साथियों 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए साथियों, MS प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रसारण 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है और साथियों FM वेट के लिए यह परास मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी कथन आप सभी याद रखेंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, वह किरण कौन हो जाएगा? तो साथियों आपका एक्स किरण हो जाएगा, याद रखिएगा इन चीज़ों को। कह रहा साथियों कुछ तथ्य है कि एक्स किरण एक प्रकार का विद्युतीय चुंबक विकिरण है और साथियों यह चिकित्साओं में आंतों में रातों के निदान के लिए प्रयोग की जाती हैं। यह भी कथन आप सभी को याद रखना होगा। कह रहा है साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है क्या? साथियों CT स्कैन प्रयोग करने में लाई जाती है आपका एक्स किरण, इसको याद रखिएगा साथियों, याद इस बात को। चलिए जान लेते हैं साथियों, CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का क्या साथियों एक्सरे परीक्षण है, यह भी याद रखिएगा, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। साथियों याद रखिएगा इस चीज़ को। इसी के द्वारा क्या हुआ साथियों, इसी के द्वारा पता चलता है कि हमारे बॉडी के पार्ट में किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसी के द्वारा पता चलता है। साथियों याद रखिएगा। साथियों आगे हम लोग बात करें तो आगे कुछ और भी प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड साथियों। हाँ साथियों, आपका यह इस चैप्टर का आपका पूरा का पूरा वेव साथियों तरंग गति का जो चैप्टर था वह कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे ध्वनि। ध्वनि क्या होता है साथियों, इस पे हम लोग कल बात करेंगे और ध्वनि की क्या क्या
क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इस पे हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे। सेशन कैसा लगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताएं, कमेंट किया करें। कमेंट नहीं करते हैं तो साथियों थोड़ा सा मेरा मनोबल टूट जाता है, इसलिए कमेंट जरूर किए करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आपको PDF वहाँ तुरंत अभी जस्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, लगातार आप इस चैनल पर बने रहें और लोगों तक इस चैनल को जरूर पहुँचाते रहें साथियों, यही मेरा आपसे विनती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।